अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स व्यूअर्स आज हम लीगल सिस्टम के ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो लीगल सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो इस लीगल सिस्टम में हम आज के जो लेक्चर है टॉपिक है उस पे सिविल की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे। तो उसमें आप क्रिमिनल साइड भी होती है और सिविल साइड भी होती है। तो हम सिविल को टच करेंगे, क्रिमिनल को नहीं करेंगे। सिविल और क्रिमिनल में फ़र्क क्या है? सिविल वो केसेज़ हैं जो आपकी जैसे दीवानी मुकदमा जिसको कहते हैं, जिसमें आपकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, डाइवोर्स आ जाती हैं, घरेलू मामलात वगैरह आ जाती हैं, वो सिविल में आती हैं। क्रिमिनल जैसे आपने एक्सीडेंट कर दिया, कत्ल कर दिया, चोरी डकैती कर दी, वो क्रिमिनल में आ जाएँगे। तो सिविल केसेस भी अक्सर सिविल नेचर से चेंज होके क्रिमिनल नेचर में चली जाती हैं। मिसाल तौर पे ज़मीन का मसला हो गया, ऊपर लड़ाई हो गई, मार-पीट हो गई तो क्रिमिनल में जाएगा। इस तरह ज़मीन के कागज़ात हैं, उनको टेम्पर किया गया, चेंज किया गया, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो क्रिमिनल नेचर में चला जाएगा। सिविल केसेस जो हैं क्रिमिनल केसेस में शिफ्ट हो सकते हैं, जबकि क्रिमिनल केसेस सिविल में नहीं आ सकते। तो पाकिस्तान के अंदर जो ये आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, वर्किंग ऑफ लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, व्हाट वी नो एंड व्हाट वी अज्यूम। मतलब ये हमें क्या पता है और हम क्या जो है अज्यूम करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। सिविल केसेस की बात आती है जब भी ज़मीनों का मसला आ जाता है, कि घर का, किसी प्लॉट का, फ्लैट का, प्रॉपर्टी का, तो लोग कहते हैं कि कोर्ट नहीं जाना चाहिए। बहुत ज़िंदगी निकल जाती है, उम्र निकल जाती है, 20 साल, 28 साल, 30 साल लग जाते हैं। तो क्या वाक़ई में इस तरह है? क्या हर सिविल केस इसी तरह ही होता है? तो इस चीज़ को समझने के लिए, इस प्रोसीजर को समझने के लिए इसको हम डिस्कस करते हैं कि वाक़ई इस तरह है भी या नहीं है? ये मिथ है या नहीं है, क्या चीज़ है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो है, जैसे हमारे पास कंट्री में बहुत सारी जगहों पे करप्शंस है, आउटडेटेड सिस्टम है, दुनिया जो है टेक्नोलॉजी की तरफ चली गई है, ऑनलाइन सिस्टम में ट्रैकिंग बहुत सारी चीज़ें आ गई। लेकिन हमारे पास अक्सर जगहों पे पटवारी कल्चर सिस्टम चल रहा है। किताबों में लिखते हैं, पेज फाड़ते हैं, चेंज करते हैं, 2-2 रजिस्टर बने हुए हैं, 3 हैं, खतूनियाँ बनती हैं, पैमाइश होती है, कैंसल हो जाते हैं। बहुत सारी इस तरह की 2 नंबरियाँ जो हैं मौजूद हैं, जिस वजह से जो है ये सिविल इश्यूज़ जो हैं कभी सॉल्व नहीं होते और इसकी वजह से बहुत से लोगों की नौकरियाँ जो हैं वो चल रही हैं, वो ख़त्म हो जाएँगी। तो पाकिस्तान में शायद वो चाहते भी नहीं है कि इससे कल्चर हो। एनीहाउ उस पे हम नहीं जाते, हम केसेस की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी केसेस की हम बात करें तो पाकिस्तान में अक्सर देखा गया है कि खाली ज़मीन देख ली, घर देख लिया, प्लॉट देख लिया, कब्ज़ा कर लेते हैं। हालाँकि ज़मीन जो है, जो खाली है, वो खाली कभी नहीं रहती। लॉ ये कहती है कि जो खाली ज़मीन होगी, प्रॉपर्टी होगी, वो सरकार की है। अगर सरकार की नहीं है, तो किसी इंसान की होगी, पन-पन। अगर मरा हुआ भी है, उसके वारिस होंगे, कुछ ना कुछ होंगे। अगर कोई नहीं होती, तो उस ज़मीन का ओनर जो है, वो सरकार होती है। अब पाकिस्तान में क्या होता है, वो देखते हैं ज़मीन खाली है, कोई ओनर नहीं है, तो कब्ज़ा कर लो। अक्सर इसमें सरकार इन्वॉल्व होती है। सरकार से मतलब ये जो लैंड रेवेन्यू होती है, आपके जो लैंड सेटलमेंट डिपार्टमेंट होता है, मुख्तलिफ़ प्रोविंस में मुख्तलिफ़ नाम दिया जाता है उसको। तो वो जो है इन्वॉल्व होती है, वो क्या करते हैं कि ज़मीनें अपने बंदों को, जान-पहचान वालों को या रसूख वालों को, पैसे वालों को, पैसे लेके ट्रांसफ़र करके दे देते हैं, कब्ज़ा किया जाता है। अक्सर ऐसा होता है किसी की ज़मीन आपने खरीद ली, आपको पता नहीं है, आप जगह पे मौजूद नहीं है, तो उसके जो है फ़र्ज़ी कागज़ात बनाए जाते हैं, 2 नंबर कागज़ात बनाए जाते हैं और उसके ऊपर कब्ज़ा किया जाता है। तो बंदा आता है कि अक्सर हमने देखा है सरकार आती है, पता चलता है उसकी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा हुआ हुआ है। तो फिर वो आता है कि जनाब वो तो क्लेम करता है मैं 20 साल से रह रहा हूँ, 15 साल से, 25 साल से। तो मालिक आता है या सरकार आती है, नहीं भई ज़मीन मेरी है, आप इतने अरसे से कैसे रह रहे हो? तो बात ये होती है कि अगर इतने अरसे से वो रह रहा है, कैसे रह रहा है? उसने कब्ज़ा कैसे किया? तो ये जो है उसका जो क्लेम कि मैं 20 साल से रह रहा हूँ, आया सही है या गलत है? तो उसमें हमें भी पता है जब आप किसी ज़मीन की तरफ जाते हैं, कुछ लेते हैं, तो आपको भी पता होता है कि जो ज़मीन आप ले रहे हैं वो सही है या गलत है। अक्सर जो है अब हम लोगों को भी नज़र आती है अगर मार्केट में ज़मीन जो है 2 लाख की मिल रही है, कोई कोई एक अज़्यूम करते हैं और आपको कोई 50,000 में दे रहा है तो हो नहीं सकता। इसका मतलब है कि 50,000 वाली ज़मीन में ज़रूर कुछ ना कुछ है। तो आप भी लालच करते हैं कि जनाब सस्ती मिल रही है तो हम खरीद लें। तो आपको भी पता होता है कि असल में उसमें कोई गड़बड़ है। कब्ज़ा करके आप बैठ जाते हैं, आपने घर बना लिया, तामीरात कर लिया और 20-25 साल के बाद कोई बंदा आ जाता है, सरकार आ जाती है कि ज़मीन मेरी है। तो अब आप क्या करेंगे? तो बात ये होती है लॉ में पॉइंट 2 को हम डिस्कस करते हैं। इल्लीगल पोज़ीशन ऑफ एनी लैंड। ज़मीन आपने जब भी गलत तरीके से ली वो गलत ही है। जब तक उसको आप रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, उसको लीगलाइज़ नहीं करते। तो जितना अरसा गुज़रे जो भी एक टाइम लिमिटेशन होती है लोग इसी तरह करते हैं। लेकिन जो ज़मीन आपने गलत तरीके से ली वो गलत ही है। अक्सर ये होता है कि गरीब लोगों की ज़मीनें जो हैं वो कब्ज़ा की जाती हैं, ठीक है? तो उसका क्या तरीका है? जो लैंड ग्रैबिंग माफ़िया होती हैं, पुलिस के साथ मिलके अक्सर लोगों की ज़मीनें हड़प जाती हैं, मतलब कब्ज़ा कर लेते हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरह की जो है सिचुएशन में सरकार की जंग होती है, सरकार जाने वो लोग जाने, उस पे हम नहीं पड़ते उस टॉपिक में, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है। तो हम आम लोगों की बात करें, शहरियों की, आम जैसे लोग हैं, जिनको बेसिक लॉ का थोड़ा बहुत पता है लेकिन ज़्यादा नहीं पता, जो कहते हैं कोर्ट नहीं जाना चाहिए, बहुत लंबा प्रोसीजर है।
तो उनके लिए सबसे बड़ी पहली चीज़ें ये है कि अगर आपके पास जो भी ज़मीन है, कोई प्रॉपर्टी कुछ है, उसको लीगलाइज़ करें। लीगलाइज़ करने का मतलब ये है कि उस ज़मीन को अपने नाम पे रजिस्टर करवाएँ। लोग क्या करते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, देखते हैं रजिस्ट्री के मतलब 40,000 लग रहे हैं, 50,000, 2 लाख लग रहे हैं प्रॉपर्टी एरिया के हिसाब से। तो कहते हैं छोड़ो, ले ली मेरी है तो क्यों कराऊँ? क्यों कराऊँ, ये क्यों कराने वाला मामला जो है बाद में ख़राब हो जाता है। जब आप उस टाइम पैसे बचाते हैं, चाहे 50,000 है, चाहे 2 लाख है, तो बाद में जो है कोई उस पे कब्ज़ा कर लेता है। सरकार आ जाती है कब्ज़ा करने के लिए, लोग आ जाते हैं। तो बाद में आपने जब रजिस्टर नहीं की होती है, आपके पास जो सिर्फ़ कागज़ होता है, स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख जो भी होती है, वो आपके काम नहीं आती। तो आप फँस जाते हैं। जो 2,50,000 आप बचा रहे होते हैं, वो आपके गले में पड़ जाती है। तो इससे बेहतर तरीका ये है कि जो भी है, आप उसको अपने नाम पे रजिस्टर करें। बेशक जो भी पैसे हैं, उस वक़्ती तौर पे दे दें ताकि आपकी प्रॉपर्टी जो है महफूज़ रहे। उसके बाद क्या करें, रजिस्ट्री के बाद आप इश्तिहार दे दें अखबार में ताकि अवाम उन्नास को पता चले कि ये प्रॉपर्टी आपकी है। ताकि कल को कोई कब्ज़ा करना चाहे या कब्ज़ा कर लेता है तो कोर्ट में आप जाएँ, आपके पास डॉक्यूमेंट्स और सबूत होने चाहिए। कि गवाह आप भी ला सकते हैं, जिस बंदे ने कब्ज़ा किया है, वो भी झूठे गवाह ला सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वो भी फर्ज़ी डॉक्यूमेंट्स बनाएगा तो आपके पास भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो होने चाहिए। जब कुछ भी नहीं होगा तो आप कहाँ से क्लेम करेंगे? तो फिर ये होगा, आप उसको इश्तिहार दे दें। इश्तिहार के बाद आप क्या करें कि अपने डॉक्यूमेंट्स से प्रूफ़ जो है अपनी ज़मीन के वो पूरे करें। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके ऊपर आप जो है अपने डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स आप बनाते हैं जिसके ऊपर आप बिजली के बिल हो गए, टैक्सेस हो गए, पानी के बिल हो गया, गैस हो गया, टेलीफ़ोन कनेक्शन जो भी है, वो करके लीगलाइज़ करके रखें। उसका फ़ायदा होगा कल को आपके खिलाफ जब कोई जाता है तो आपके पास सारे सबूत होंगे कि प्रॉपर्टी मेरी थी, ये बिजली का बिल मैंने दिया, ये गैस का बिल मैंने दिया, ये पानी का बिल है, ये टैक्स मैं पे करता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके हक में आती हैं और ये साबित करती हैं कि ज़मीन आपकी है। बिलफ़र्ज़ अगर फिर भी इन सब करने के बावजूद भी आपकी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा हो गया, तो यही बात आती है कि कोर्ट में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। लोग यही कहते हैं बस क्या जाने दें, कौन इतनी ज़िंदगी है और इतना ये सारा करे। तो सिविल केसेज़ में आप समझें पाकिस्तान में अनफॉर्च्युनेटली जो सिविल केसेज़ का प्रोसीजर बहुत लंबा है। उसमें ये है कि आप समझें सिंपल भी केस हो अगर उसको घसीटना चाहता है जिसने कब्ज़ा किया वो टाइम लेने की कोशिश करेगा। तो आप समझिए 3 से 5 साल निकल जाते हैं उसमें। बहुत कम इस तरह होता है कि आपके जो आपका केस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और जो 7-11 होता है उसके तहत वो जो है अपोज़िट पार्टी खारिज हो जाए, लेकिन वो फिर आ जाते हैं। तो इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, अगर मामला कोर्ट में जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, कितना टाइम लग सकता है और इतना ज़्यादा टाइम लगता है तो क्यों लगता है? वाक़ई में लगता है या नहीं? तो पहली बात ये, अगर आप जब केस करते हैं, ज़ाहिर है आपकी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा हो गया प्रॉपर्टी पे, तो आप ही केस करेंगे, ठीक है? तो आप जब केस करेंगे उसमें मुख्तलिफ टर्म्स होते हैं, एक मुद्दई होता है, एक मुद्दा अलैम होता है, एक डिफेंडेंट होता है, एक प्लेंटिफ होता है। मुख्तलिफ टर्म्स यूज़ होते हैं तो नॉर्मल लोगों के लिए, कॉमन पीपल के लिए मैं ये टर्म्स यूज़ नहीं करूँगा ताकि वो आसानी से समझ सकें। तो जब आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा होता है, तो आप कोर्ट में जाके दरख्वास्त देते हैं कि मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा है। आपने देख लिया कोई आपकी खाली ज़मीन थी, उसके ऊपर दीवार कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो आप जो है उसके लिए स्टे ऑर्डर 39 रूल 12 के तहत एक स्टे ले लेते हैं, इंटीरिम आर्ज़ी स्टे, उसका काम बंद करवा लेते हैं। और उसमें आप अपना केस भी दाखिल कर देते हैं कि मेरा केस है ये, आप अपने आर्गूमेंट्स देते हैं और डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो पेश कर देते हैं। अदालत जो है बाकी पार्टियों को नोटिस करती है, जिसमें एक जिसने कब्ज़ा किया है उसको, सेटलमेंट को जिसके पास रिकॉर्ड होता है मतलब सरकार को, उसको तो उनके पास टाइम होता है वो जवाब दें। अमूमन 1 महीने के अंदर जवाब देना होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चलता जाता है, 3 महीने तक भी जाता है। तो समझिए 3 महीने हम मैक्सिमम टाइम को लेते हैं, 3 महीने में वो पार्टी जो है जवाब देती है। जवाब देने के बाद अदालत जो है इश्यूज़ फ्रेम करती है, देखती है कि असल में मसला क्या है, किस चीज़ पे बहस होनी चाहिए, किस पॉइंट पे जो है फैसला होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको कहा जाता है कि आपने केस फाइल किया तो आप गवाह पेश करें। तो आप अपने गवाह ले आते हैं, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे। गवाह आते हैं, बयान देते हैं, उन पे क्रॉस होता है, ये चलता रहता है। फिर उसके बाद जब गवाह ख़त्म होते हैं, फिर आपकी शहादत की बारी, आपकी गवाही की बारी आती है। फिर जब आपकी बारी ख़त्म होती है, फिर दूसरी जो पार्टी होती है, इस बीच में सरकार भी अपने रिकॉर्ड लाके पेश करती है कि ये ज़मीन इसके नाम पे है। अगर सरकार उसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, वो बात की बात होगी, देखा जाएगा कि सरकार भी उसमें शामिल थी या नहीं थी, जो कुछ भी उसको देखेंगे उस हिसाब से। तो दूसरी पार्टी भी इसी तरह के गवाह ले आती है, फिर अपना बयान देती है, फिर जो इसके ऊपर बहस होता है, फिर जिसके हक़ में आया और जिसके खिलाफ फैसला है। अब जिसके हक़ में आएगा, केस जीत के समझिए 2 साल 3 साल के अंदर केस आप जीत गए, आपके हक़ में आया। दूसरी पार्टी जो है अब डिपेंड करता है, वो इसको मान लेती है, खामोश हो जाती है तो आप सब्र करते हैं, एग्ज़ीक्यूशन का टाइम होता है। केस जीतने के बाद महीने के अंदर आप 1 महीने बाद जो है आप एग्ज़ीक्यूशन की डिक्री फ़ाइल करते हैं कि अदालत अपने हुक्म पे अमल दरामद करे। सिंपल, आप 2 साल में 3 साल में केस जीत के मसला हल हो गया। लेकिन क्या होता है, दूसरा जो फ़रीक है वो राज़ी नहीं होता, वो कहता है नहीं, ज़मीन मैंने हर हाल में ले लेनी, कीमती ज़मीन है। तो वो इस मातहत अदालत के फ़ैसले के खिलाफ
अपील पे जाता है, ठीक है? मुख्तलिफ में कुछ में आप समझें सेशन कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में जाता है। तो अपील में जाता है, अपील में हो सकता है उसके हक में फ़ैसला आ गया, आपके खिलाफ आया, फिर आप हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में एक के खिलाफ आया, एक के हक में आया, फिर सुप्रीम कोर्ट तक आप जाते हैं। अब इसमें बीच में कभी-कभी ये होता है कि जो पार्टी देखती है हार रही होती है, तो लाम में फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है, कुछ तरीके दिए हुए हैं, वो कोशिश करते हैं कि इस केस को दोबारा रिमांड का मतलब ये है वापस भेज, हाई कोर्ट तक आपका एक एक पार्टी देख रही है, जीत रहा है दूसरा। तो कोशिश करते हैं कोई ऐसा तरीका निकालें कि कोई कागज़ ऐसे डाल दें, कुछ डाल दें कि बुनियादी ट्रायल में जो केस चल रही थी उसमें ये नुक्स था, तो इसको दोबारा शुरू कर दिया जाए। तो वो हाई कोर्ट से या कभी-कभी सुप्रीम कोर्ट से वो केस वापस जो है मातहत अदालत अदालत में आ जाती है। जब वहाँ पे आती है तो फिर ये प्रोसेस दोबारा रिपीट होता है और चलता है। तो इस हिसाब से जो केस समझें अगर 3 साल में या 2 साल में इसका फ़ैसला होता है, चलें मैक्सिमम 5 साल में उसका फ़ैसला होना हो, वो जो है बहुत लंबा चलेगा। 10 साल भी लग सकते हैं, 15 साल। कभी-कभी होता है सुप्रीम कोर्ट में जब केस जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में पूरे पाकिस्तान की तरफ से केसेज़ होती हैं। तो आपके केस लगने में, बारी आने में बहुत वक़्त लग जाता है, 5 साल, 6 साल। तो 5-6 सालों में जो है वो केस जो है वो लटका हुआ है। तो इस हिसाब से देखते हैं, लोग कहते हैं कितने साल मतलब फिर आप जितने ऊपर जाते हैं, वकील आप हाई कोर्ट का वकील आप रखते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट का, तो उसकी फ़ीस भी उतनी ज़्यादा होती है। सुप्रीम कोर्ट के वकील जो हैं 20-20 लाख भी लेते हैं, कुछ अच्छे हों तो कम लेते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। इस तरह हाई कोर्ट के वकील है वो भी ज़्यादा। इतने पैसे भी आप लगा रहे हैं और इतना वक़्त भी आपका जा रहा है, फ़ारी भी है, सब कुछ है। तो फिर लोग यही कहते हैं कि इससे बेहतर हम केस ना करें। लेकिन हर मर्तबा इस तरह नहीं होता कि केस जो है आपका सुप्रीम कोर्ट तक जाए और फिर ये प्रोसेस हो। कभी-कभी मातहत अदालतों में भी आप जो है करके केस जीत जाते हैं। देखिए, इसमें मसला ये होता है जब ज़ाहिर है आप केस लड़ते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो आप जीत जाएँ, हार जाएँ, तो आप कहते हैं जब इतना मैंने किया, तो मैं इसको क्यों छोड़ूँ? मज़ीद आगे जाऊँगा। तो ये जो एक समझें आपको जो है, ये जो प्रोसेस है, में खुआरी है, पैसा लगना, एक उम्मीद है, आपको बाउंड रखती है कि आप इस केस को ना छोड़ें, आप उसको कंटिन्यू करें। और यही चीज़ जो है हमारे लीगल सिस्टम के अंदर एक आप कह लें कि लोगों को थका देती है। जो इंसाफ है वो कहते हैं कि पाकिस्तान में नहीं मिलता, तो उसकी वजह ये है। आई होप आपको समझ आ गई है। कोई क्वेश्चन हो, कोई पॉइंट क्लियर ना हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ लिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।